अगर आप पैशनेट हो किसी चीज के बारे में, लेट इट बी एनी फॉर्म ऑफ करियर, जस्ट गो फॉर इट। क्योंकि तो इतने मिथ फैल चुके हैं कि सिर्फ पागल लोग काउंसलिंग के लिए जाते हाँ। हैं। साइकोलॉजी में आना इट्स नॉट जस्ट अबाउट अरे फैसिनेटिंग है, मुझे भी माइंड पढ़ना है। हेलो, वेलकम बैक एवरीवन टू करियर शिफ्ट्स। तो आज हम एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे जिसकी मेरे हिसाब से आजकल हर एक दूसरे इंसान को जरूरत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अबाउट द प्रोफेशन न्यूरो साइकोलॉजी। तो इस प्रोफेशन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर स्तुति कुमार, जो कि इस फील्ड में पिछले 7 साल से काम कर रही हैं एंड शी हैज आल्सो बीन अवार्डेड इन हेल्थ केयर सेगमेंट बाय फ्यूजन अवार्ड पुणे। सो हेलो मैम, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग विद यू? Hi, I'm very good. Thank you for such a lovely and warm introduction. I'm very या excited to be here. तो मेरे हिसाब से हर किसी को, मतलब आजकल की जनता वेल अवेयर है अबाउट द साइकोलॉजी, बट न्यूरो साइकोलॉजी एक नया टर्म हो जाता है कि इसमें एग्जैक्टली इनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते होंगे। तो आपके हिसाब से इसमें क्या क्या चीजें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं एज ए न्यूरो साइकोलॉजी की इसमें क्या करना रहता है? Correct. Very rightly said. इंडिया में बहुत नया कंसेप्ट है, ये बहुत नई फील्ड है एंड इट्स बडिंग एंड इट्स ग्रोइंग। तो काफ़ी रिसर्चेस करने के बाद, काफ़ी पेशेंट्स देखने के बाद वी केम अप विद दिस न्यू फील्ड कॉल्ड न्यूरो साइकोलॉजी, वेयर इट्स अ मिक्सचर ऑफ साइकोलॉजी एंड एज वेल एज जो न्यूरो डिफेक्ट्स होते हैं, मेंटल इलनेसेस होती है या मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जो न्यूरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखी जाती है, उसके पर्सपेक्टिव से ट्रीटमेंट प्लान की जाती है। एंड न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में फायर होते हैं, इन सिंपल टर्म्स, वो कैसे अफेक्ट करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी थिंकिंग पावर को, आपके कॉग्निटिव पावर को। सो ऑल दिस इज इंक्लूडेड इन न्यूरो साइकोलॉजी। तो अगर आपको बहुत ही एकदम आसान भाषा में अगर आपको बताना होगा कि साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप कैसे समझाएंगे? साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो बहुत बेसिक, बहुत डिफरेंट अम्ब्रेला के डिजीजेस या बहुत डिफरेंट अम्ब्रेला के मेंटल इश्यूज टेस्ट करते हैं, डायग्नोस करते हैं और थेरेपी एज अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट हो जाता है क्योंकि इनका एक ही पर्सपेक्टिव रहता है कि हम मेडिकल या न्यूरोलॉजी के जो एडवांसमेंट्स हुई हैं फील्ड में, मेडिकली हम क्या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे मेंटल इश्यूज में सुधार आए। सो दैट वाज अ वेरी लेमैन टर्म कि जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा डिजीजेस के नाम, जैसे सेरेब्रल पाल्सी हो गया, बच्चों में डाउन सिंड्रोम हो गया या ऑटिज्म हो गया, ये सब चीजें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो इनको एक न्यूरोलॉजिस्ट अपने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से थेरेपी कैसे दे सकता है, अच्छा तो अच्छा। वो तो डिफरेंस हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो मेरे हिसाब से अभी भी पेरेंट्स वेल अवेयर नहीं है साइकोलॉजी को लेकर के। तो करेक्ट। पेरेंट्स यूजुअली अग्री नहीं करते हैं बच्चों के साथ में कि हाँ ठीक है, आप परस्यू करिए, हम आपके साथ हैं। तो आपने करेक्ट। अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे साइकोलॉजी में जाना है, एक साइकोलॉजिस्ट बनना है, उसमें भी न्यूरो साइकोलॉजी में आपको जाना है। तो मतलब टिपिकल था कि आपके लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना इस चीज के लिए, और आपने कैसे कन्विंस किया? अगर आप टिप देना चाहोगे अपने आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को, तो आप क्या टिप देना चाहोगे कि कैसे कन्विंस करना है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि व्हेन आई वाज इन माय 12th मुझे तब से ही ये सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। आई कैन से बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च नहीं थी उस टाइम पे, एडवांस भी नहीं था इतना सब्जेक्ट, बहुत सारा स्टिग्मा था इसके आसपास कि अरे साइकोलॉजिस्ट बनोगे तो कमा नहीं पाओगे, या अभी इंडिया में इतना एडवांस नहीं है तो अभी तुम्हें क्यों करना है। बट माई ओनली वॉन्ट एंड आस्क टू माई पेरेंट्स वाज कि ठीक है, डेवलप नहीं है फील्ड, तो अगर हम भी डेवलप इसको नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अगर हम एज अ यूथ पीछे हो जाए, इंडिया को डेवलप साइंस, ऐसा डेवलपिंग साइंस हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट हेल्प। तो ये एक पर्सपेक्टिव मैंने दिमाग में रखा था कि मुझे कुछ चेंजेस लाने हैं फील्ड में, कुछ एडवांसेस लाने हैं जो एज अ प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट कर सकूं अपनी कंट्री में और फील्ड को आगे बढ़ा सकूं। तो ये एक रिसर्च की थी मैंने एंड माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी टू सपोर्ट मी। कभी भी उन्होंने ऐसे मना नहीं किया, ऑल्दो बहुत सारे उनके भी दिमाग में मिसकंसेप्शंस थे, स्टिग्मास थे रिगार्डिंग द अर्निंग पैटर्न ऑफ द फील्ड। बहुत ही नीश, बहुत ही न्यू फील्ड है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या नहीं, या मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊंगी या नहीं, या जो मेरे एस्पिरेशंस है मैं कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं। ऑल दीज क्वेश्चंस वर डेफिनेटली आस्क्ड। ये
मतलब नॉट इवन पेरेंट्स, इवन फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन वही होता है कि जो भी आप फील्ड चूज कर रहे हो, हम मॉनिटरी उससे पर्सपेक्टिव से ज्यादा देखते हैं, जस्ट बिकॉज आवर पेरेंट्स केयर फॉर अस, दे वांट अस टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बट यस, एक टिप देना चाहूंगी आने वाली जनरेशन को कि अगर आप पैशनेट हो किसी चीज के बारे में, लेट इट बी एनी फॉर्म ऑफ करियर, जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि आपका हार्ड वर्क और आपका पैशन ही वो करियर आगे लेके जाएगा। So my next question is कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको लगता है कि मुझे तो काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं है, ये काउंसलिंग वगैरह क्या होती है, मेरे को नहीं है, नीड नहीं है। या फिर बहुत सारे लोग एंगर इशू के साथ में भी आते हैं, मतलब बहुत अलग अलग क्लाइंट से आप डील करते होंगे बेसिकली। तो अगर कोई वियर्ड क्लाइंट आता है या फिर ऐसे क्लाइंट आता है जो बोलता है कि मेरे को जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट ही नहीं करूँ, तो आप उन क्लाइंट्स के साथ में कैसे डील करते हैं? एंड यू हैव एनी स्टोरी रिलेटेड टू दैट यू कैन शेयर विद अस कि आपने अगर कोई क्लाइंट ऐसा आया होगा तो आपने कैसे डील किया है? ऐसे क्लाइंट तो देखो, आई थिंक अभी हर फील्ड में होते हैं जो आपके इधर काम के प्रति कुछ बायसेस रखते हैं, या ये फील्ड ही ऐसी है कि इतने मिसकंसेप्शन और इतने मिथ फैल चुके हैं कि सिर्फ पागल लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं। हाँ। या फिर काउंसलिंग क्या होता है, फ्रेंड से बात कर लो। आजकल न्यू इंस्टाग्राम पे टर्म्स आ गई हैं फॉर आवर नीश ऑडियंस कि ओके, कॉफी की फोटो डालेंगे एंड देन दे आर लाइक कॉफी इज माय थेरेपी, टॉकिंग विद माय बेस्ट फ्रेंड इज माय थेरेपी, या शॉपिंग इज माय थेरेपी। सो ये काफी मिथ्स और काफी मिसकंसेप्शंस फैल चुके हैं। इट इज नॉट रॉन्ग, डेफिनेटली हमें अपने पीयर्स और अपने फैमिली के साथ ओपन रहना चाहिए, बात करनी चाहिए। जितना आप ओपन रहोगे, इट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू फ्रॉम इनसाइड। बट एक काउंसलिंग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्यों लाता है? अगर हम अपने फ्रेंड के साथ ही बात करके ठीक हो सकते हैं तो हमारा प्रोफेशन क्यों है? हम थेरेपी या काउंसलिंग के लिए क्यों पुश करते हैं लोगों को? तो ऐसे काफी लोग आते हैं जिनको फ्रॉम स्क्रैच समझाना पड़ता है कि एज अ फ्रेंड आप जो एडवाइस दोगे वो कभी भी नॉन बायस नहीं होगा, पर क्योंकि वो आपको पहले से जानते हैं या आपकी फैमिली बैकग्राउंड को पहले से जानते हैं, तो उनके दिमाग में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट है और आप जो इश्यूज के साथ फेस कर रहे हो वो डिफरेंट है। तो एक नॉन जजमेंटल प्लेटफॉर्म, एक स्ट्रेंजर के साथ जब आप अपनी पूरी लाइफ की हिस्ट्री शेयर करते हो या अपनी प्रॉब्लम के पूरे सिनॉप्सिस शेयर करते हो कि ये मेरी पर्सनैलिटी है, ये मैं लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे इश्यूज हैं। सो फर्स्टली एक काउंसलर या एक थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर जो भी है वो जज नहीं करते हैं। हमारा फर्स्ट एक एडवांटेज होता है, वी डू नॉट जज, बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, आपकी बात हम एज अ गॉसिप इधर से उधर नहीं कर सकते। ओके, दैट इज द सेकेंड एडवांटेज। एंड थर्ड, आपको एक नॉन बायस्ड ओपिनियन मिलता है, जो आपको पता है कि कोई किसी की साइड लेके कुछ नहीं बोल रहा है या आपको खुश करने के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है सेशन में, आपकी जस्ट गाइडेंस के लिए और जो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बेस्ट है आपके लिए, वो एक सोल्यूशन निकल के आता है। बिकॉज हमें ट्रेनिंग दी जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मिथ है कि साइकोलॉजिस्ट लोगों को रीड करते हैं, माइंड को रीड करते हैं, पर्सनैलिटी को रीड करते हैं। ऐसा आई से 50% ट्रू है, बिकॉज हमें ट्रेनिंग दी जाती है आपकी पर्सनैलिटी रीड करने के लिए कि क्यों, क्योंकि हम जो सोल्यूशन देंगे वो आपके लिए अलग होगा, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, तो आपके लिए कस्टमाइज सोल्यूशन होता है जो आपकी लाइफ में फिट होए। एंड अ काउंसलर एंड अ साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट विल ओनली वांट गुड फॉर यू। तो आपके सब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं जहाँ पे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी फेस होगी ही नहीं कि अरे ये मेरे लिए फिट नहीं हुआ, या ये मैंने कोशिश कर ली, मेरे फ्रेंड ने बोला था कि ऐसा कर लो, मैंने भी किया, मेरे साथ हुआ नहीं। कई बार ऐसे हम फेस करते हैं इश्यूज। मेरे पास एक केस आया था जो दे वर वेरी बायस्ड कि पेरेंट्स आए थे बच्चे को लेके, दे वर लाइक कि 3-4 साल हो गए बच्चे को थोड़े डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, बट हम तो रिलेटिव्स के पास इसको छोड़ दिया था 6 महीने कि चलो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, किसी ना किसी से बात करके बच्चा घुल मिल जाएगा। बट नाउ कंडीशन ऐसी हो गई कि कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो गई, बच्चे ने बात करनी बंद कर दी, बिकॉज मे बी जो सोल्यूशंस उसको फैमिली से मिले होंगे या फ्रेंड्स से मिले होंगे वो उसकी पर्सनैलिटी पे फिट नहीं हुए। हर किसी की अलग पर्सनैलिटी होती है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, किसी को बात करना पसंद है, किसी को बात करना नहीं पसंद है। तो उस पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए एक काउंसलर या एक साइकोलॉजिस्ट ऐसा सोल्यूशन निकालता है जो आपके लिए ईजी हो फॉलो करने। तो आई होप मैंने आंसर क्लियर किया है, एंड आई होप आपको समझ आया होगा इम्पोर्टेंस ऑफ अ नॉन बायस्ड एंड नॉन जजमेंटल एडवाइस। या
सो अगर कोई बहुत ज्यादा एंगर इशू के साथ में आता है और आपको आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, वो आपको इनपुट ही नहीं दे रहा है कि हाँ ठीक है मेरे को ये इशू है, बिल्कुल। तो आप उसके साथ में कैसे डील करते हैं? उसमें एक फॉर्म ऑफ थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं उसको। उसमें हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर पेशेंट या अगर कोई क्लाइंट आए जो आपके साथ ओपन अप नहीं करना चाहता है, तो एक डिफरेंट टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम घुमा फिरा के थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं। रैपो बिल्डिंग का सेशन होता है, जहाँ पे ठीक है आपको प्रॉब्लम नहीं बतानी है, कोई बात नहीं, आप में से दूसरी चीज के बारे में बात करो। एक बार क्लाइंट या पेशेंट आपसे फेमिलियर हो जाए कि ओके ये ज्यादा मुझे फोर्स नहीं कर रही है, या फिर वी ट्राई एंड गिव देम नॉलेज फ्रॉम आवर साइड कि अरे बाबा आप हेजिटेंट हो हमसे बात करने, इट्स ओके, पहले मेरे बारे में जान लो। ये ह्यूमन नेचर है, किसी को भी स्ट्रेंजर के साथ आप जाएंगे एक हेजिटेशन रहता है कि ये कैसी है। एक हम दिमाग में बना के जाते हैं, अरे यार इसका तो काम ही यही है बोलना, ये तो रोज पेशेंट देखेगी, इसका काम ही यही है मेरे से बुलवाने, ये मुझे पढ़ तो नहीं लेगी, मुझे कुछ गलत तो नहीं बोल देगी, या मुझे कोई डायग्नोसिस तो नहीं मिल जाएगा। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उनके क्वेश्चंस पूछे बिना हम ये सब चीजें पहले सॉल्व कर दें। बिकॉज 90% एंगर इश्यूज में या कोई भी ऐसा कुछ सिवियर इशू होता है जहाँ पे क्लाइंट को बात नहीं करनी होती है, या वो बस फोर्स करके लेके आए होते हैं रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स, तो हम पहले एक सेफ एनवायरनमेंट बनाते हैं उनके लिए कि आपकी जो बात है ये यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरी स्पेशलिटीज हैं, ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, मिथ्स हैं, आप हमसे पूछ सकते हो, वी कैन सॉल्व इट। तो सेशन बाय सेशन फिर कंफर्टेबल एक बार एनवायरनमेंट बिल्डअप हो गया तो क्लाइंट अपने आप ओपन करना शुरू करता है। अच्छा, तो क्या आपने कभी ऐसे पेशेंट के साथ भी डील किया है जिसको आपको ऐसा लग रहा है कि आई कैन नॉट हैंडल इट, मतलब आपसे नहीं संभाला जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, तो फिर एट दैट केस आप कैसा करते हैं? इफ यू हैव एनी एग्जांपल रिलेटेड टू दिस केस आल्सो यू कैन शेयर विद अस। श्योर। देखिए हर साइकोलॉजिस्ट का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जहाँ पे ये वाले पेशेंट्स हम बहुत इजीली देख सकते हैं। हर साइकोलॉजिस्ट की लाइफ में ऐसा एक पेशेंट जरूर आता है जिसमें ऐसा लगता है कि ये केस मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ, या मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है, या लेट्स से एक्सपर्टीज नहीं है ऐसा कुछ केस हैंडल करने की, बहुत ही सिवियर केस है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम हमारे गाइड्स के पास जाते हैं जो हमारे सीनियर्स होते हैं फील्ड में। हर साइकोलॉजिस्ट के पास ऐसा कोई कांटेक्ट होता है कि अरे जहाँ से आपने पढ़ाई करी है, मे बी वो प्रोफेसर ही आपका मेंटोर है, या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई सीनियर फैकल्टी है, डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, कोई भी, इट कैन बी एनीबडी। आप उनसे कंसल्ट करते हो, उनके साथ बैठते हो। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसी फील्ड है कि आप जब तक खुद से ऑनेस्ट नहीं होगे आप दूसरों के साथ काम नहीं कर सकते हो। You cannot ask your client to be honest, okay? So honestly, we decline the case and we refer it to somebody who's more senior than us, ताकि patient को भी honest treatment मिले, अच्छी treatment मिले, and you also can learn from the case. आप भले वो case observe करिए कि आपके senior ने कैसे solve किया, ताकि आगे जाके आपको भी एक learning pattern मिले। This field is always about learning. कभी भी it's not that कि अरे इतने साल काम किया है अब सारे cases मैं ही handle करूंगी, वैसा एटीट्यूड से हम आगे जा ही नहीं सकते। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, बिकॉज ह्यूमन माइंड ओरिएंटेड फील्ड है ये। तो जितना हम सीखेंगे डिफरेंट केसेस, जितना डिफरेंट लोगों को देखेंगे, उतना हमें एडवांस होने मिलता है। तो बेसिकली आपका इसमें लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है, आपको हर सीखने को मिलता है। यस एब्सोल्युटली, हर केस डिफरेंट है, हर केस का अप्रोच डिफरेंट है। टेक्स्ट बुक में जो 1 2 3 4 चीजें हम लिखी जाती है कि अरे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, कभी कभी उसको रीअरेंज करके लास्ट स्टेप पहले करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप बाद में। तो क्योंकि हर ह्यूमन माइंड डिफरेंट है, सो विद प्रैक्टिस यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि हर केस कैसे हैंडल करना है, बिकॉज आप एक बहुत डायनामिक ह्यूमन अप्रोच के साथ डील कर रहे हो हर चीज, बिकॉज ह्यूमन फील्ड है यहाँ पे। कुछ ऐसा टाइप्ड सॉफ्टवेयर या टाइप्ड प्रोटोकॉल नहीं है कुछ भी चीज करने। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू यू अगर कोई भी स्टूडेंट परस्यू कर रहा है इस फील्ड को, तो उसमें पहले से ही या फिर आगे चल के अगर उसको बिल्ड भी करना होगा, तो ऐसे कौन कौन से मेजर स्किल्स हैं जो उस इंसान में या बच्चे में हो, या फिर आगे चल के उसको उस पर वर्क करना ही पड़ेगा अगर आपको इस फील्ड में आना है?